नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। रोचक होगा कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव। दिग्विजय सिंह की एंट्री से रोचक होगा। 30 सितंबर तक दिग्विजय दाखिल करेंगे नामांकन। कमलनाथ का भी आया था नाम। कैरेबियन समुद्र से उठा तूफान। क्यूबा में तबाही मचा देने के बाद यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की ओर बढ़ा है। इसके 8 घंटे में पहुंचने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बड़ा खुलासा किया है। मजूमदार ने बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर दावा किया कि उन्हें दिसंबर तक गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार की आतंकी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई व उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और सर्वप्रथम बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और शशि थरूर के बाद एक नया नाम सुर्खियों में आ गया है। इसके बाद यह चुनाव और भी रोचक बनता गया है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया है। संभावना है कि वे रात ही में उन्होंने इसके लिए फॉर्म भी भर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को है। उनके करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला दिग्विजय सिंह का अपना है। इसके लिए उन्हें गांधी परिवार से किसी ने भी सलाह नहीं दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 30 सितंबर तक अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं। कांग्रेस की शुरुआती योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करना था, लेकिन राजस्थान में उच्च स्तर के सियासी ड्रामे के आगे गांधी परिवार विवश है। इस मामले से पूरी तरह अवगत सूत्रों ने बताया कि गहलोत का नाम अभी चुनावी रेस से नहीं हटा है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी सीईए से नॉमिनेशन फॉर्म दिया है। हालांकि बंसल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे उम्मीदवार नहीं है, किसी और के लिए फॉर्म लिया है। कैरेबियन समुद्र से उठा तूफान। क्यूबा में तबाही मचाने के बाद यह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की ओर बढ़ रहा है। इसके 8 घंटे में पहुंचने की संभावना है। क्यूबा में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। इसी दौरान 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और बारिश हुई। इससे पूरे देश में बिजली गुल हो गई। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यान ने 27 सितंबर को क्यूबा के वेस्ट कोस्ट पर दस्तक दी थी। उधर फ्लोरिडा में तूफान से निपटने के लिए 25 लाख लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें घर छोड़कर के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यह तूफान 1921 में आए टारपन स्प्रिंग्स तूफान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान फ्लोरिडा के वेस्ट कोस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अभी यह कैटेगरी 3 का तूफान है, लेकिन इसके कैटेगरी 4 के होने की आशंका है। इस कारण फ्लोरिडा में भारी बारिश हो सकती है। अमेरिकी सरकार ने फ्लोरिडा में हफ्ते भर के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। तूफान से बचने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। सरकार ने करीब 25 लाख लोगों के घर खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। तूफान क्यूबा से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा की ओर जा रहा है। इसका ज्यादा असर राजधानी टैंपा और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में देखने को मिलेगा। क्यूबा में 27 सितंबर को यान ने दस्तक दी। इस तूफान के आने से 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इससे कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। खेत नष्ट हो गए हैं, घर तबाह हो गए। साथ ही में क्यूबा का पावर ग्रिड भी फेल हो गया। इस कारण पूरा देश अंधकार फैल रहा है। अभी तक क्यूबा में बिजली वापस नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हर्ष महाजन को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। हर्ष महाजन की चंबा से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। वे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चंबा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हर्ष महाजन 2003 से 2008 तक वीरभद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं।
हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास भरोसेमंद लोगों में शामिल थे। हर्ष महाजन ने वीरभद्र सिंह के नए विधानसभा हल्के अर्की का चुनाव प्रबंधन भी देखा था, जब वीरभद्र सिंह को पूरे प्रदेश के चुनाव की कमान संभालनी थी। हर्षवर्धन वर्ष 1993 से 2007 तक 3 बार चंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वर्ष 2007 के वर्ष में महाजन ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र के चुनाव का जिम्मा संभाला। 1993 में पहली बार विधायक बने महाजन तत्कालीन सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। 1991 में प्रदेश कांग्रेस का चीफ व्हिप चुना गया। 2003 में महाजन कैबिनेट मंत्री बने थे। वर्ष 1986 में से 1996 तक महाजन प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2012 में राज्य सहकारी बैंक का चेयरमैन नियुक्ति कर दिया गया। हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं। कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखते हुए हाईकमान ने उन्हें प्रदेश का कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत, तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं, जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है। ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। मैं तो कार्यकारी अध्यक्ष अभी भी हूं, आज भी, लेकिन मेरे को थोड़ी देर हुई वहां काम करते हुए। जितना लॉजिस्टिक्स है, वॉर रूम है, आपका पॉलिटिकल कैंपेन है, ये मैं हैंडल कर रहा था। तो लेकिन वहां अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। चुटपुट नेता, चुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहाँ एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूँ, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। आप बात करते हैं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने बड़ा खुलासा किया है। मजुमदार ने बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर दावा किया है कि उन्हें दिसंबर तक गिरफ्तार किया जा सकता है। टीम के 41 नेताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व के पास है। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी के 21 विधायकों को हमारे संपर्क में है, अब समय का इंतजार करना है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने पितृपक्ष के दौरान दुर्गा पूजा का उद्घाटन किया। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी पितृपक्ष में उद्घाटन कर दुर्गा पूजा की पवित्रता को नष्ट किया। ममता बनर्जी के सभी कार्य गलत है, इसलिए देवी दुर्गा की पूजा करते समय मंत्रों के जाप में भी गलती की गई। पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं टिकेगी। उनकी यह टिप्पणी सत्ताधारी पार्टी द्वारा अगले 6 महीनों में नई और सुधरी टीएमसी आने का दावा करने वाले पोस्टरों के सामने आने वाले बात आई। पूर्व मोदिनीपुर में एलओपी सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई अपना काम कर रही है। अधिकारी ने कहा कि टीएमसी 6 महीने भी नहीं चल सकेगी। केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई व उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब इस प्रतिबंध के बाद सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की सोच का हम पहले ही विरोध करते आए हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यों का मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए। सरकार दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर बैन कब लगाएगी? उन्हें संरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था।
यह संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करने के बाद था। इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का वनिता नीति विसराय शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सीमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी है। गठन के बाद ही इससे पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए की जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतर कराने का काम करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत। बात करता है पॉलिटिशियन और एक्टर रवि किशन ठगी का शिकार हुए हैं। मुंबई के व्यापारी ने एक्टर के 3 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। ऐसे में रवि ने व्यापारी के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज कराया है। व्यापारी का नाम जैन जितेंद्र रमेश है। उस पर रवि किशन के पैसे न लौटाने और बाउंस चेक देने का आरोप लगे हैं। कैंट पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। बिजनेसमैन पर आरोप है कि 10 साल पहले उसने रवि किशन से रुपए उधार लिए थे, जो कि वह लंबे समय से लौटा नहीं रहा था। जब व्यापारी पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाया गया तो उसने रवि किशन को 7 दिसंबर 2021 को 34 लाख के भरा चेक दिए। लेकिन 6 फरवरी 2022 को बैंकों के अधिकारियों ने लेटर लिखकर जानकारी दी कि जिस बैंक अकाउंट का चेक दिया गया है उसमें रुपए नहीं आए हैं।
इस मामले में रवि ने रमेश से बात भी की, मगर उनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं आया। लंबे समय तक कोई जवाब न मिलने पर एक्टर ने 27 सितंबर को व्यापारी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। बता दें कि रवि चेक बाउंस होने के बाद ही से व्यापारी से बार बार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन रमेश उन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं। इन घटना ने रवि मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशान कर दिए हैं। इसके बाद ही एक्टर शिकायत दर्ज कराने पर मजबूर हुए। ठगी के मामलों में कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं कुछ छोटे चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की और बात करते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमातुल्लाह खान को बुधवार को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। उनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में लेन देन में हेरफेर करने का आरोप है। अब विधायक को 1 लाख रुपए की जमानत राशि और इन्हें ही बांड पर जमानत दी गई है। अदालत ने 26 सितंबर को खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। खान को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 21 सितंबर को अदालत ने खान की हिरासत में पूछताछ को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 16 सितंबर को खान के परिसर पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। प्राथमिकी के अनुसार खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने सभी मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके 32 लोगों को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के भर्ती कर दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने स्पष्ट रूप से एक बयान दिया था और इस तरह की अवैध भर्तियों के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते यानी कि डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में 4% को बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। देश में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। जाने केंद्रीय कैबिनेट में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को गरीबों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की राशन योजना बनाई है। सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों का हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त देने की योजना को अब 31 दिसंबर तक लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी थी। सरकार ने इस फैसले में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी को 1 जुलाई 2022 से क्रमशः बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के हकदार हो गए। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है। अनुमानित जो सब्सिडी मिली है
और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। अब आदमी पार्टी भाजपा पर ऑपरेशन लोटस के तहत अपने विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए खरीदने का बड़ा आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि इसे मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी भाजपा को कटघरे में लाना चाह रही है। ऐसा कर वह गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मंत्रियों में अब अनुभव की कमी उसकी राह में सबसे बड़ा बाधा बन रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा की तरह पर पंजाब में भी गत 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाकर उसका विश्वास मत हासिल करने का दावा नाकाम हो गया। सरकार को नियमित सत्र बुलाना पड़ा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ही सरकार से पूछ लिया कि पंजाब विधानसभा के किन नियमों के तहत विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पंजाब विधानसभा की नियमावली में तो इसकी व्यवस्था ही नहीं है। बस यही आप सरकार से गड़बड़ी हुई। सरकार विधानसभा का सत्र किसी भी समय बुला सकती है, पर सत्र को बुलाने की एक प्रक्रिया है। विधायकों को तैयारी करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की हड़बड़ी के कारण राज्यपाल और सरकार के बीच रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई है। वहीं न चाहते हुए विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई और मात्र 2 सीटों वाली भाजपा ने जिस तरह का हमलवार रुख अपनाया हुआ है, उससे शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी हर्षित दिखाई दे रही है। इन सब के बीच जिस तरह की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ने को सोची थी, उसमें उसे ज्यादा सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। पंजाब विधानसभा की नियमावली में कहीं भी सरकार की ओर से विश्वास मत हासिल करने का प्रावधान नहीं है। केवल विपक्ष सरकार ही के खिलाफ अविश्वास मत ला सकता है, वह भी तब जब उसके पास एक निश्चित विधायकों की संख्या हो, लेकिन इस समय विपक्ष के पास अब वह भी नहीं है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया और चिटनगा के बारे में हुई फायरिंग की अलग अलग 2 वारदात में 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य 25 लोग घायल हुए हैं। फिलाडेल्फिया में शनिवार रात भीड़भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति की गोलीबारी की। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 11 घायल हो गए हैं। एक अन्य वारदात में चिटनगा में बारे में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 14 घायल हो गए हैं। इंस्पेक्टर DF पैस ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भीड़ में एक व्यक्ति ने गोलियां चलाई। इसके जवाब में एक अधिकारी संदिग्ध पर गोली चलाई, लेकिन यह साफ नहीं है कि गोली संदिग्ध को लगी है या नहीं। पुलिस ने ट्विटर पर लोगों को आसपास के क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है। यह वारदात अमेरिका के गोलीबारी की कुछ चर्चित घटनाओं की अगली कड़ी है। मई में बफेलो में 10 लोगों की जान ली गई। वह टेक्सास के प्राथमिक स्कूल में 19 बच्चों समेत 23 लोग गोलीबारी में मारे गए। 1 जून को ओक्लाहोमा के तुसला में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। इसके अगले दिन आयोवा के अमेस में एक चर्च के बाहर गोलीबारी में 3 लोग मारे गए। इस वर्ष अब तक अमेरिका में भीड़ में गोलीबारी की 233 वारदात से हुई है और इनमें 18,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। बीते दिनों बाइडेन ने कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलाडेल्फिया में पहले 14 मई को बफेलो में स्टोर में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे, जबकि 14 मई को टेक्सास से 19 बच्चों और 2 शिक्षकों को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी से छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में।
खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं फिरोजाबाद में 3 दिन हुई तेज बारिश से बाजरा और गाजर की खेती को काफी नुकसान हुआ है। बाजरा के खेत में पानी भरने के बाद सारी फसलें खराब हो गई, जिसके बाद किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सबको अन्न खिलाने वाले अन्नदाता आज माथे पर हाथ रखकर खेतों के बीच में इसलिए मायूस बैठा है कि अगले खुली पड़ी दौलत पर पानी फिर गया है। इस बार की खेती से वह अपने घर का 6 महीने तक का खर्च तक नहीं चला सकता था। फिरोजाबाद में लगातार 3 दिन बारिश हुई, इसमें किसानों की खेती में पानी फेर दिया। फिरोजाबाद में बारिश ने भीषण हाहाकार मचा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इस समय बाजरे की खेती सबसे ज्यादा हो रही थी। तेज बारिश और तेज हवाओं ने बाजरे की खेती को खत्म कर दिया। बाजरे के खेतों में इतना पानी भर गया कि पूरी खेती नष्ट हो गई। किसान पानी में घुसकर उस खेती को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस बारिश में काफी तादाद में किसान की फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं गाजर के पौधे इस बारिश में काफी नष्ट हो गई है। इस बारिश से किसानों का कहना है कि अब तो सिर्फ सरकार से ही उम्मीद है कि वह हमारी मदद करे। विनेश नाम के किसान ने बताया कि 3 दिन जो बारिश हुई उससे खेतों में पानी भर गया और फिर तेज हवा चली। इस सारे खेत की फसल पलट गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान बाजरा की खेती को हुआ है। अभी तक कोई भी कृषि विभाग के अधिकारी देखने तक नहीं आए। हम सरकार से उम्मीद है कि सरकार किसानों की मुआवजा दे। हुई थी जिस वजह से सारा खेत नष्ट हो गया और हर खेत की यही स्थिति है। गाजर वगैरह, गाजर सबसे ज़्यादा गाजर में और बाजरे में नुकसान है। कैसे फिर के मदद क्या कोई आई कृषि विभाग? किसी ने पूछा भी नहीं है कि मतलब कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं किसी ने पूछा। जी ये बरसात के बाद खेत बिछ गए हैं, कैसे हुआ? बरसात तेजी हुई, तेजी के बाद खेत में पानी भर गया, उसके बाद पलट गए हवा में और सारा नुकसान हो गया। अच्छा, क्या उम्मीद करते थे इस फसल से? आप क्या आगे कैसे खर्चा चलेगा फिर? उम्मीद क्या करते थे, वो तो सब्जी नष्ट हो गई। 6 महीना की कमाई वो नष्ट हो गई। सरकार कुछ सुनना ही नहीं, अधिकारी कोई चेक करने नहीं आए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और एक प्राइवेट बस की एरा पुल पर आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उठ गए। बस में ड्राइवर समेत करीब 65 लोग सवार थे। इनमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के एडीएम संजय कुमार स्थित ने बताया कि गंभीर घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। टक्कर से बस की बॉडी पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। कार्यक्रम में उसमें फंस गए। पुलिस ने गैस कटर से बस की बॉडी काट कर शवों को यात्रियों को निकाला। बस ढोरहरा के ईशान नगर से लखनऊ जा रही थी, जबकि ट्रक पंजाब की तरफ से आ रहा था। हादसा एरा पुल पर हुआ। इसके बाद हाईवे के दोनों तरफ करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने डीएम और एसपी के मौके पर भेजा। बस में सवार एक यात्री ने बताया, बस 65 यात्रियों को लेकर बस दौरहरा से लखनऊ की ओर जा रही थी। ड्राइवर बहुत तेज स्पीड से बस चला रहे थे। यात्रियों ने स्पीड कम करने को कहा, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। यही वजह है कि एरा पुल पर सामने आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में सवार 4 यात्री को और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक के कंडक्टर की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई है। हादसे में मारे गए लोगों में से 4 युवक, एक महिला और एक बच्चा भी है। बाकी 2 मृतकों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसे की जानकारी मिलने पर दौरहरा के भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में मरीजों का ठीक से इलाज न किए जाने को लेकर विधायक के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और अस्पताल के सीएमओ से बहस हो गई। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में ठीक इंतजाम न होने के कारण यात्रियों ने इलाज में देरी हुई।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक 28 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। इसे खत्म होने के बाद आरबीआई 30 सितंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जानकारों के अनुसार आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई रेटों में 0.50% का इजाफा कर सकता है। फिलहाल बात करें तो रेपो रेट 5.40% है। बढ़ती महंगाई से चिंतित आरबीआई ने मई में 0%, जून में 0.50% और अगस्त में 0.50% रेपो बढ़ाया था। यानी आरबीआई को रेपो के दर में मई से लेकर अब तक 1.40% की वृद्धि की है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। बैंक इसी कर्ज को ग्राहक को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाली कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जबकि रिवर्स रेपो रेट से ठीक विपरीत होता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। रिजर्व रेपो रेट के जरिए बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी को नियंत्रित किया जाता है। रेपो रेट स्थिर होने का मतलब है कि बैंकों से मिलने वाली लोन की दरें भी स्थिर रहेगी। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों भी ज्यादातर समय ब्याज दरों से कम करते हैं, यानी ग्राहकों को दिए गए जाने वाले लोन की ब्याज दरें कम होती है। साथ ही में ईएमआई भी घटती है। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से ज्यादा कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। बात करते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बार फिर शील धाबा मेयर की कुर्सी संभाल ली। दोपहर की घटना है जिसमें मुख्यालय पहुंचने पर कुछ पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक कालीचरण शराफ भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने धबाई के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर मेयर बनने की बधाई दी। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग में शहर के अन्य दूसरे विधायक और शहर भाजपा का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं दिखा। इस दौरान शील धवाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुधरने और पहले से ज्यादा अच्छा काम करने पर रहेगा। धवाई ने मौजूदा कार्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अभी शहर में कोई व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है, इसे ठीक करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों की रोड लाइट संबंधी शिकायतें पेंडिंग है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में किसी भी गलिया या मोहल्ले में अंधेरा न रहे, इसके लिए जल्द ही रोड लाइट का मैकेनिज्म ठीक करवाने और नई लाइटें लगाने का काम भी शुरू करवाया जाएगा। शील धाबाई भले ही भाजपा में वसुंधरा राजे की नजदीकी रही हो, लेकिन उनकी मौजूदा कांग्रेस सरकार के नेताओं से भी अच्छा तालमेल है। यही कारण रहा है कि इसी कार्यकाल में 239 दिन कार्यवाहक मेयर रहने के दौरान उनकी एक बार भी नगर निगम कमिश्नर या किसी दूसरे अधिकारी से विवाद नहीं हुआ। वहीं सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाला भी ये मानते हैं कि धाबाई ने पिछले कार्यकाल में अच्छा काम किया है, जिसके चलते उन्हें दोबारा कार्यवाहक मेयर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और सिटी एमटी मुंबई के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोटेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है और सीएसएमटी के हेरिटेज भवन में बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके आसपास की इमारतों का पुनर्विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा केंद्र सरकार ने नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए अनुमोदन राशि स्वीकृति दी है। अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य भी चल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Everybody
my life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी और जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर बुधवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। पार्थ को जमानत देने का प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने विरोध किया। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ ने अपनी करीबी अर्पिता की बहन को सरकारी नौकरी दिलाई। ईडी ने आगे कहा कि पार्थ ने पत्नी की मौत के बाद उसकी कंपनी टेक्सास फैब प्राइवेट लिमिटेड के अधिकांश शेयर अर्पिता के नाम कर दिए। ईडी ने दोनों की जमानत का विरोध करते हुए 14,643 पन्नों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए। एबीपी आनंदा की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कहा कि अर्पिता के शॉपिंग बिल का भुगतान भी पार्थ ही करते हैं। जारी एजेंसी ने आगे दावा किया कि अर्पिता और पार्थ दोनों थाईलैंड के एक फुटेज गए थे। एजेंसी के दोनों के करीब 10 करोड़ रुपए की स्थायी अस्थायी संपत्ति का ब्यौरा भी कोर्ट में जमा किया है। पार्थ चटर्जी ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से जमानत मांगते हुए हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पार्थ ने कहा, मुझे पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाएगा। मैं मंत्री रहने से पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहा हूँ। ईडी मेरे बंगले पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक नहीं रही, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। मुझे जमानत दी जाए जिससे मैं चैन से जी सकूं। पार्थ ने आगे कहा कि मैंने ईडी की अब तक की पूछताछ में पूरा सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा। मैं खुद को लॉ का स्टूडेंट रहा हूं और ब्रिटिश जमाने में मुझे स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। मैं क्यों स्कैम करूंगा? मैंने 1 रुपए भी नहीं खाया है। पार्थ चटर्जी ब्रिटिश जमाने में स्कॉलरशिप मिलने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका जन्म आजाद भारत में हुआ था। राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत, गुट और सचिन पायलट के बीच बड़े छिड़े सियासी संग्राम को लेकर कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बखेर नाम ली अशोक गहलोत पर निशान साधा है। कैप्टन ने कहा कि राजस्थान की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कुछ लोग सत्ता का सुख नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सम्मान की बात है। मौका मिल रहा है तो नहीं चूकना चाहिए। नसीहत देता हूं कि पार्टी की वजह से ही बड़ा नेता बन जाता है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पार्टी से 50 साल से भी ज्यादा वक्त से जुड़े लोगों को पार्टी के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। सभी को पार्टी की लाइन पर ही चलना चाहिए। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में है। इसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की कलह खुलकर बाहर आई थी। इसीलिए कैप्टन अजय यादव ने बगैर नाम लिए अशोक गहलोत को नसीहत के साथ निशाना भी साधा है। रेवाड़ी में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी निशान साधा। कैप्टन ने कहा कि भाजपा जब सरकार ने प्रदेश को कर्ज तले डुबो दिया है। कांग्रेस शासन में प्रदेश पर सिर्फ 75,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण बर्बाद हुई बाजरे की फसल को लेकर कैप्टन ने कहा कि सरकार को तुरंत विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। बर्बाद हुई है तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा था कि गिरदावरी हो रही है, लेकिन जो है किसानों में असंतोष है कहीं ना कहीं। असंतोष इसलिए है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो धरातल पे नहीं देखते जाके। उनको खुद जो है हवाई सर्वेक्षण करना चाहिए था। अपने मंत्रियों को भेजते हर जिले में, एक मंत्री की ड्यूटी लगाएं हर जिले में। आप पहले वो हुआ करता था, वो जाकर देखें कि गिरदावरी हो रही है या नहीं हो रही है। और जब गिरदावरी नहीं हो रही तो किसान तो रोएगा ना। अब तो बाजरा जाम आया, ये हालत है। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मैं सरकार से मांगा तुरंत इसकी गिरदावरी करवाएं और मुआवजा दें किसान को। एक विदेश खट्टर साहब हाँ कहाँ गए? विदेश यात्रा पे गए। देखो विदेश यात्रा तो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री, हम भी गए हैं पहले तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कुछ निवेश लेके आए। अगर निवेश लेके आते हैं तो अच्छी बात है। अब तक तो कर्जे में डुबा दिया पूरे प्रदेश को जो है। आज 2 लाख से ऊपर कर्जा है। जहाँ हमारे टाइम में 70,000 करोड़ था, आज 2 लाख के आसपास कर्जा हो गया प्रदेश के ऊपर। कोई काम नहीं हो रहा, तो कुछ करके दिखाएं तो अच्छी बात है। ठीक है सर। इस तरह से पंजाब तो क्या मैसेज देंगे उन नेताओं को जो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की आप बता रहे थे आपके काफी मिल रहा है, उसके बावजूद जिस तरीके से ये धक्का लगा है उसको क्या कहेंगे आप? देखिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि लोग सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, पार्टी की वजह से कोई भी बड़ा नेता है वो पार्टी की वजह से, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति विशेष में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। त्याग की भावना रखनी चाहिए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री कुर्सी को ठोकर मार दिया, राहुल गांधी जी को सबने रेजोल्यूशन पास कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक सम्मान की बात है। कौन कौन नहीं रहा? सुभाष चंद्र बोस रहे, हैं, गंगाधर तिलक रहे, इंदिरा गांधी रही, नेहरू जी रहे, और 1885 में जो है ये हमारी जो है जो कांग्रेस पार्टी का ह्यूम ने जो है बनाई थी। आज अगर किसी को मौका मिल रहा है उसको चूकना नहीं चाहिए। ये सौभाग्य है किसी व्यक्ति का। और जो भी कुछ हुआ इसमें राजस्थान में, इसकी मैं खड़ी निंदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ उनको जो है जिस प्रकार से पार्टी की लाइन है, पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया है। और मुझे बड़ा अचरज होता है कि जो लोग 50-50 साल तक राजनीति से जुड़े हुए हैं आज इस प्रकार का आचरण दिखाएं। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 37 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को प्रधानमंत्री बना दिया है। मंगलवार को जारी शाही फरमान में किंग ने छोटे बेटे प्रिंस खातिल बिन सलमान को रक्षा मंत्री बनाया है। 2 और अहम अपॉइंटमेंट भी हुए हैं। प्रिंस तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज को राज्य मंत्री और प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की बिन फैसल को खेल मंत्री बनाया गया है। MBS वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन सच यह है कि किंग सलमान की खराब सेहत के चलते वो कई साल से सऊदी से अघोषित शासक हैं। विदेश मंत्री की जिम्मेदारी पहले ही की तरह प्रिंस फैसल बिन फरहन अल सऊद, वित्त मंत्री का दायित्व महतब अल जादन और निवेश मंत्री की जिम्मेदारी खालिद अल फली निभाते रहेंगे। घोषणा के बाद MBS के एक बड़े बयान में कहा, सऊदी अरब ने डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता 2% से बढ़ाकर 15% कर दी है। नए डिफेंस मिनिस्टर इसे 50% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 86 साल के किंग सलमान 2015 में शासक बने, लेकिन इससे पहले करीब 2.5 साल तक उन्हें प्रिंस सलमान की तरह की क्राउन प्रिंस के तौर पर काम किया था। उनकी सेहत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है, जिसके बाद से ही MBS के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जाने की लगी थी। किंग को इस 2 साल के बाद इस साल दोबारा अस्पताल में भी एडमिट होना पड़ा था। हाल ही में मई में उन्हें 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में एडमिट रखे थे। इस दौरान कोलोनोस्कोपी सहित उनके कई टेस्ट किए गए थे, पर हाल में कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता अब भी किंग सलमान ही करेंगे। चीन के एक रेस्तरां में भी भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटना पूर्वोत्तर चीन में घटी है। चीन एक CCTV ने घटना की जानकारी दी है। इस घटना में 3 लोगों को घायल भी बताया जा रहा है। CCTV ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिलन प्रांत की राजधानी में दोपहर 12:40 पर एक रेस्तरां में आग लग गई थी। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल सका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले चीन के हुनान प्रांत में इस इमारत में भीषण आग लग गई थी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। जिन इमारत में आग लगी थी वो कमर्शियल थी। उसकी ऊंचाई 200 मीटर है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत 24 सितंबर से हो चुकी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सांसद शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद गहलोत को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिफ ने प्रियंका गांधी के पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा के अनुसार वाड्रा परिवार की बहू होने के कारण प्रियंका अब गांधी परिवार के सदस्य नहीं है, उन्हें अध्यक्ष पद ग्रहण करना चाहिए। बारपेटा के कांग्रेस सांसद ने एक ट्वीट में कहा, जैसा कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं, मैं प्रियंका गांधी को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानता हूँ। वाड्रा परिवार की बहू होने के नाते वह अब गांधी परिवार के सदस्य नहीं है। उनकी टिप्पणी अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि कुछ दिन बाद आई है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करते हैं कि उन्हें संगठन का प्रभाव लेना चाहिए, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी अगला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। गहलोत ने कहा, मैं राहुल गांधी से कई बार अनुरोध किया है, PCC के प्रस्ताव पारित किया है,
कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन कुछ कारणों से हमने तय किया है कि एक गैर गांधी परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष बनना चाहिए। भारत अपने राष्ट्रीय हित में रक्षा उपकरणों की खरीद के बारे में विकल्प बनाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि हमें अपने सैन्य उपकरण जहां मिलते हैं, यहाँ कोई नया मुद्दा नहीं है। यह भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदल गया है और कोई नई दिल्ली ने ऐसा नहीं किया है। अतीत में रूस से स्पेस पाइप के आपूर्ति मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत में रक्षा उपकरणों के बहुत स्त्रोतीकरण की परंपरा है। ऐसा मत सोचो कि हमें सर्वश्रेष्ठ या स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के मामले में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ा जो हमें रूस से मिला है। जहां हमें हमारे सैन्य उपकरण मिलते हैं वह कोई नया मुद्दा नहीं है। यह भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बदल गया है। हम एक विकल्प का प्रयोग करते हैं, यह हमारे राष्ट्रीय हित में है। रक्षा उपकरणों के आयात पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी मल्टी सोर्सेज की परंपरा है और हमारे लिए प्रतिस्पर्धी स्थिति से इष्टतम है। सौदा कैसे प्राप्त किया जाए, यह वास्तव में यही है। जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के हित में नहीं है। उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और कूटनीति की ओर लौटना है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। India's role when it comes to Ukraine, a potential peace process. I really want to emphasize what Prime Minister Modi said, because I think he captured, as well as anyone I've heard, fundamentally what this moment is about. As he said, this is not an era, this is not a time for war. We could not agree more. We saw the aggression, the threat of the aggression mounting from Russia against Ukraine last year. We warned the world about it, and we tried everything possible to avert it through diplomacy. Unfortunately, tragically, President Putin pursued his aggression nonetheless. And now the Ukrainian people, but also the world, are reaping the consequences. We see this not only in the suffering of the Ukrainian people, the decimation of their country by Russian forces, but we see it also in the profound threat to the United Nations Charter that binds us together, the basic principles that are so necessary to keep peace and security around the world that came to being after 2 world wars: sovereignty, territorial integrity, independence. They are being challenged. And we're seeing the consequences in everything from rising food insecurity to the energy prices that we've talked about. So it's profoundly in everyone's interest for Russia to stop its aggression. But it really is incumbent upon Russia and President Putin to decide that this is what it's going to do. One person has the ability to stop this aggression tomorrow, and that's Vladimir Putin. And as I said last week, if Russia stops fighting, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends. Because Russia has seized territory through this aggression that makes it challenging for Ukraine to sustain its viability. So this is incumbent upon President Putin. We are very determined that if there is any opportunity for meaningful diplomacy to try to end the war. Can you talk a little bit about India's plans going forward for military hardware and equipment, given the sanctions that the US and others are putting on Russian industry, and given India's historic reliance on Russian technology? How is India trying to head off challenges related to Russia being potentially unable to service that equipment going forward as a result of sanctions? Can Russia still fulfill all of India's requirements? And will India look at perhaps more purchases of, say, American or Israeli military equipment? Thank you. To the best of my knowledge, I don't think in recent months we have faced any particular problems in terms of servicing and spare parts supply of equipment that we have got in the past from Russia. Whether where we get our military equipment and platforms from, that's not an issue, honestly, which is a new issue or a issue which has particularly changed
because of geopolitical tensions. I think we look at possibilities across the world. We look at the quality of technology, the quality of capability, the terms on which that particular equipment is offered, and we exercise a choice which we believe is in our national interest. Now, if you were to look at the last 15 years, for example, you can see that we have actually procured a lot from the United States. If you were to consider, for example, aircraft, the C-17, the C-130, the P-8, or the Apache helicopter, or the Chinooks, or leasing and spare parts supply of equipment that we have got in the past from Russia. Whether where we get our military equipment and platforms from, that's not an issue, honestly, which is a new issue or an issue which has particularly changed because of geopolitical tensions. I think we look at possibilities across the world. We look at the quality of technology, the quality of capability, the terms on which that particular equipment is offered, and we exercise a choice which we believe is in our national interest. Now, if you were to look at the last 15 years, for example, you can see that. फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देख। मंत्री एयरपोर्ट से निकल के धीरे धीरे सूरत शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। गुजरात के विकास की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक स्वर्णिम इबारत विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिखी है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने गुजरात के विकास को एक अलग दिशा दी, एक तीव्र गति दी और